नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। आईएनएस 24/7 के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के चौथे दिन का बहुत बहुत नमस्कार। हम आज शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। 29 सितंबर 2022 का दिन है। आज गुरुवार का दिन है। अश्विन मास यानी का शुक्ल पक्ष, जिसको हम शारदीय नवरात्र का पक्ष भी मानते हैं, उसका चौथा दिन है। आज चतुर्थी तिथि है। विक्रम संवत जो कि हमारा प्राचीन कैलेंडर है, उसके हिसाब से आज 2079वां वर्ष चल रहा है। शक संवत के हिसाब से 1944 चल रहा है। राहु काल आज रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बनता है। सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आज चंद्रमा का गोचर तुला राशि में है, परंतु आज शाम से वो निकलकर वृश्चिक राशि में पहुंचेगा। वही मंगल इस समय वृषभ राशि में है। वृषभ राशि वालों को मंगल भारी मानसिक तनाव दिए हुए हैं, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। वही बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध उच्च का होकर कन्या राशि में, परंतु वक्री है। चिंता बिल्कुल भी ना करें, 2 अक्टूबर से बुध भी मार्गी हो जाएगा। तो जो कन्या और मिथुन राशि वाले जातक हैं उनका भी समय ठीक होगा। वहीं गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में वक्री हैं, जो कि अक्टूबर के महीने में भी वक्री रहेंगे और नवंबर में मार्गी होंगे। वहीं शुक्र इस समय कन्या राशि में है। इस समय कम्बस्ट यानी अस्त होकर पड़ा हुआ है सूर्य के साथ। तो वो भी उदित होंगे 5 अक्टूबर के आसपास। तो तुला और वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष लाभ देंगे। वहीं शनि मकर राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं, परंतु 28 अक्टूबर के बाद वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो मकर और अन्य इत्यादि राशि जिन पर शनि का अशुभ ढैया चल रहा है उनको भी लाभ मिलेगा। राहु मेष राशि में वक्री हैं, तो मेष राशि वालों को थोड़ा तनाव देते हैं। वही केतु तुला राशि में है, तुला राशि वालों को तंग करते हैं। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन करके पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज अष्टभुजाओं वाली माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पंडित जी, माता के इस स्वरूप को हम कैसे समझ सकते हैं और किस तरह माता रानी को आज प्रसन्न कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और हम पिछले 4 दिनों से लगातार माँ के 3 दिनों से लगातार माँ के बारे में बता रहे हैं। आज चौथा दिन है। देखिए, पहले दिन माँ का जन्म हुआ भगवान हिमावन के यहाँ, तो वो शैलपुत्री कहलाई। अगले दिन जो है हमने माँ ब्रह्मचारिणी की बात की। उन्होंने अपनी तपस्या से नियमबद्ध होने के चलते उन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। तीसरे दिन वो विवाहित स्वरूप में आ गई, चंद्र घंटा के स्वरूप में। उन्होंने इस संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी उन सब का विनाश किया। आज चौथे दिन इस ब्रह्मांड में सब कुछ शून्यता थी। हर चीज पूरी तरह से एक प्रकार से प्रकट ही नहीं हुई थी। एक अंधकार सा छाया हुआ था इस ब्रह्मांड, इस पूरे अंड में। तो उस माँ जगत जननी जिसको कुष्मांडा कहा जाता है, कु का अर्थ होता है मंद हंसी, और उन्होंने अपनी मंद हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ज्योति प्रकट कर दी। इस ब्रह्मांड को सुशोभित कर दिया, इस ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया। तो ऐसी आज अष्टभुजाओं वाली माँ कुष्मांडा की हम सभी लोग पूजा अर्चना करेंगे। माँ कुष्मांडा हमारे जीवन में ये बताती हैं कि किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योति प्रकट कर सकते हैं, अपने जीवन में आत्मविश्वास प्रकट कर सकते हैं। देखिए, ये दौर एक कंपटीशन का दौर है। ये दौर एक ऐसा दौर है जिसमें समस्याओं का दौर है। आने वाले 2 सालों के अंदर देश में मंदी का आसार प्रकट होगा, क्योंकि शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। भारतवर्ष की जो कुंडली है
उससे शनि महाराज अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो आने वाले जो 2 सवा 2 साल का समय है, जो कि 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा, तो देश में आर्थिक संकट पैदा होगा। तो उस आर्थिक संकट को यदि आप अभी से निवारण करना चाहते हैं, तो आज आपको माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। माँ कुष्मांडा आपको न केवल सुख संपत्ति देंगी, संपदा देंगी, समृद्धि देंगी, अपितु आपकी जीवन को बेहतर बनाने का काम करेंगी। देखिए, 8 भुजाओं वाली देवी है, शेर पर सवार है, यानी सिंह वासिनी है। सिंह जो कि शक्ति का प्रतीक होता है, 8 भुजाओं। हम लोग अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हम बात करते हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां यदि हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएं, तो हम अपने जीवन को सुखमय यानी हर प्रकार से श्रेष्ठ बना सकते हैं। और 8 प्रकार की शक्तियों को देगा कौन? वो देंगी माँ कुष्मांडा। तो आइए आज हम माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। कैसे करें माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना, जिससे हम अपने जीवन में लाभ को प्राप्त कर सकें? देखिए, आपने पहले दिन माँ कुष्मांडा की पूजा कर अर्चना करने के लिए माँ दुर्गा की आपने स्थापना की होगी। और यदि आपने नहीं की है, आपके पास कोई फोटो है, चित्र है, मिट्टी की प्रतिमा है, कांसे की, चांदी, तांबे या पीतल इत्यादि की जो भी प्रतिमा है, बहुत से घरों में स्वर्ण प्रतिमाएं भी होती हैं। तो यदि आपके पास प्रतिमा है, तो आज आप माँ को विधि पूर्वक स्थापित अवश्य कर लीजिए। कैसे करें? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी ने हमको बताया कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अर्थात आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य यानी नियमबद्ध नहीं होंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते हैं। स्वयं माँ ने भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्य और सारे नियमों का अनुपालन किया, तो आपको भी उन सारी शक्तियों यानी अष्ट सिद्धि और नव निधियों को पाने के लिए विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना पड़ेगी। तो क्या करें आज के दिन? आप जिस स्थान पर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, यदि आपने नहीं शुरू की है तो उसकी विधि कुछ इस प्रकार से है। वहां पर आप थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे लें। उस स्थान को यदि गोबर मिले तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं मिल पाए तो आप हल्दी से लेपन कर सकते हैं। उसके ऊपर आटे का चौक पूर लें। तदोपरांत लकड़ी का एक पटा उसके ऊपर रखें और लाल वस्त्र अवश्य बिछा लीजिए। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी चावल आप रख लीजिए। फिर माता का जो विग्रह आपके पास है उसको आप स्थापित करिए। फोटो है, तैल चित्र है, तो उसके ऊपर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर नहीं चढ़ाया जाता, ऊपर से घुमाकर एक कटोरी में डाला जाता है। यदि आपके पास मिट्टी की प्रतिमा है तब भी यही करें, लेकिन यदि कांस्य प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा है, स्टील की प्रतिमा है, तब आप उनको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जिसको हम आमतौर पर पंचोपचार कहते हैं, तो उससे आप पूजा अर्चना अवश्य करें। माँ को वहाँ पर स्थापित करें, स्नान ध्यान कराएं और उसके बाद लाल चूनर, चूंकि माँ विवाहित हैं तो आप लाल चुनरी आप उनको अवश्य पहनाइए और तदुपरांत उनको स्थापित कर लीजिए। और स्थापित करने के बाद आप उनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाएं। माता के चरणों में सुहाग की सारी सामग्रियां अवश्य रखें और खासतौर से मेहंदी जरूर रखें। माँ कुष्मांडा हरे रंग की देवी हैं, चूंकि उन्होंने ब्रह्मांड यानी अंड को स्थापित किया है। कलश स्थापित है तो बहुत सुंदर बात है, नहीं है तो एक बार पुनः कलश स्थापन करें। और कुष्मांड यानी जिसको हम सफेद कद्दू कहते हैं, ऊपर से हरा होता है और अंदर से सफेद निकलता है, जिसको कुष्मांड कहा जाता है, तो आज बाजार से लेकर आप अवश्य आइए और कलश के पास उसको अवश्य रखिए और माँ के दिव्य मंत्र का उच्चारण करें, जो कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। कुछ इस प्रकार से है, हमारे दर्शकों को मैं बतला देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप उस माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए, उस देवी के हर प्रकार से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। यदि नहीं संभव है तो बहुत सुंदर सा मंत्र है, 3 शक्तियों को आप उसमें अवश्य लगाएं। ओम ऐम श्रीम कुष्मांडा देवी नमः। तो इस मंत्र का आप जाप अवश्य कीजिएगा। और दुर्गा सप्तशती में आज चौथा अध्याय अवश्य पढ़ा जाता है। माँ कुष्मांडा के निमित्त आप उसको अवश्य पढ़िए और माँ को प्रसन्न करिए। मुझे लगता है माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा।
बिल्कुल, माता को प्रसन्न करने के लिए आप तमाम उपायों को कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं ताकि माता का आशीर्वाद आप पर यूं ही बरसता रहे। पंडित जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार की जो शारदीय नवरात्र है, इसमें किस तरह के योग संयोग देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में भक्तों के लिए कितने फलकारी ये साबित होंगे? देखिए, आपको बताऊं कि इस बार देवी का जो प्राकट्य हुआ है, खासतौर से नवरात्रि में, माँ तो 12 मासी और 365 दिन इस ब्रह्मांड की रक्षा करने की स्थिति में है और सभी की वो रक्षा करती हैं। इस बार सारे योग बने हुए हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रुचक योग है, से लेकर अम्र सिद्धि योग और तमाम योग बने हुए हैं। और इस बार माँ जो है गज पर यानी हाथी पर सवार होकर आई हैं। तो इस बार माता की जो पूजा अर्चना है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उस जगत जननी की पूजा अर्चना करें। देखिए, माँ है, जैसे बच्चा अपनी माँ को, अबोध बालक जो होता है ना, वो रोता है, माँ को पुकारता है कि हे माँ जगत जननी, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, तो वैसे ही आप माँ को बिल्कुल अबोध बालक की तरह पुकारो। आपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, देखिए मनुष्य है, दिन भर झूठ बोलता है, असत्य भाषण करता है और तमाम तरह की कुप्रवृत्तियों से वो जुड़ा होता है। कोई भी क्यों ना हो, मैं स्वयं हूं या कोई भी क्यों ना हो, जीवन में हर मनुष्य जो कि इस मृत्यु लोक पर आया है उससे गलतियां बहुत होती हैं। लेकिन उन गलतियों का यदि आप समापन करना चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, तो आप माँ जगत जननी की पूजा अर्चना अवश्य करिए। दुर्गा सप्तशती जिसके बारे में कहा जाता है कि अपने आप में बहुत ही सुंदर 700 श्लोक दिए गए हैं, और उन 700 श्लोकों को, उन 700 मंत्रों को यदि आप पढ़ लेते हैं एक बार दिन में पढ़े, रात्रि में पढ़े, रात्रि में पढ़ना तो बहुत श्रेष्ठकर माना जाता है, क्योंकि रात्रि काल में शक्तियां अपने पूरे उरूज यानी शबाब यानी अपने पूरे उस स्वरूप में होती हैं जिसमें आपको वो बहुत विस्तृत रूप से आशीर्वाद देती हैं। तो आप उनका पाठ करें, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करें। माँ कुष्मांडा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। बिल्कुल, तो माता कुष्मांडा की आप पूजा करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी यहाँ पर पूरा करेगी। पूजा की सही विधि पंडित जी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को दुविधा भी होती है, कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं हमारे पास कि ये जो 9 दिन होते हैं, क्या 9 स्वरूपों की पूजा का एक ही विधान हमें पालन करना चाहिए या फिर हमें अलग से कोई विधि अपनानी चाहिए? देखिए, माँ के अलग अलग 9 स्वरूप हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मैं एक एक करके सभी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, माँ के 9 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, चूंकि माँ ने जन्म लिया। उसके बाद माँ ने भगवान शिव को प्राप्त किया। इसके बाद माँ का विवाह हुआ चंद्रघंटा के स्वरूप में, उन्होंने महिषासुर का मर्दन भी किया। इसके बाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना थी, एक बार पुनः तरीके से ब्रह्मांड को बसाना था, बनाना था, तो माँ कुष्मांडा ने उस ब्रह्मांड को बनाया। इसके बाद 5वें दिन, चूंकि माता के स्कंद स्वरूप, माता संतान को जन्म देती है, ब्रह्मांड बनाया, संतान को जन्म दी षडानन के स्वरूप में। स्कंद माता जो कि माँ का सबसे कोमल स्वरूप है, एक छोटा सा बालक जिसके 6 मुंह हैं, माने 6 शीशों वाला शिशु है, उसको एक हाथ में लिए हुए हैं, शेर पर सवारी कर रही हैं, तो दूसरे हाथ में वो सारी चीजें रखे हुए हैं, 4 भुजाओं वाली देवी है। तो बहुत ही सुंदर स्वरूप होता है, जो कि कल जिनकी पूजा अर्चना होगी, जिनके जीवन में, जिनको शिशु की प्राप्ति नहीं हुई है, अपने जीवन में संतान को लेकर परेशान है और संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, तो उनको स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। छठा दिन आता है माँ कात्यायनी का, क्योंकि महर्षि कात्यायन ने उनकी वर्षों बरस पूजा अर्चना की और इतनी विधि पूर्वक पूजा की कि माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि भक्त क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि माँ, हम चाहते हैं कि आप मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो। उन्होंने कहा बिल्कुल, महिषासुर नाम का दैत्य आएगा और उसका वध करने के लिए मेरा प्राकट्य होगा, मैं अवश्य प्रकट होंगी। माँ प्रकट हुई, 4 भुजाओं वाली देवी सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई, देवी कात्यायनी कहलाई। देखिए, जिन लोगों का विवाह नहीं होता है, स्वयं भगवान की जो सखियां थी यानी भगवान कृष्ण की, और स्वयं माता राधा ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं होता, अविवाहित रहते हैं, या विवाह होने के बाद विवाह का सुख भी प्राप्त नहीं होता, उनको भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना चाहिए।
माँ ने सारे संकटों का विनाश किया। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब महिषासुर से युद्ध हो रहा था तो रक्त बीज जैसे असुर, जो कि जिनके रक्त से वो हजारों बार प्रकट हो जाते हैं, जैसे हमारे एक दो और कर लीजिए हिंदुस्तान में पूरी जी पंडित जी। इस वक्त जी हमारे कुछ कह साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, आनंद। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न रखें। नमस्कार पंडित जी। जी आनंद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। जी, आपकी जन्म तिथि बताएं, समय और स्थान बता दें। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है, जी इसका आगे का भविष्य कैसा होगा। जी, उनकी जन्म तिथि बताएं। बेटे की जन्म तिथि है 4 मई 2019। 4 मई 2019। जी, जन्म का समय और स्थान? जन्म का समय जो है 1:05 दोपहर। 1:05 दोपहर। स्थान बता दें। स्थान है फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद का जन्म है। जी पंडित जी, बेटे के भविष्य को लेकर इनका सवाल है। बिल्कुल आनंद जी, अभी बालक बहुत छोटा है, मुश्किल से 3 वर्ष की आयु है, लेकिन कुंडली बहुत दिव्य बनी हुई है। कुंडली कुछ इस प्रकार से है, सिंह लग्न और मीष राशि के जातक हैं। चूंकि मई के महीने में जन्म हुआ, जैसा आपने बताया 4 मई 2019 का जन्म है इनका, दोपहर में 1:05 का। तो आप देखिए कि ग्रहों की स्थिति भी बहुत दिव्य बनी हुई है। देखिए उच्च का सूर्य, मई के महीने में सूर्य हमेशा मीष राशि में होता है और उच्च का सूर्य है। चूंकि चंद्रमा भी मेष राशि में था और दोनों के बीच में लगभग 8 डिग्री का अंतर है, इसलिए चंद्रमास्त हो गया, यानी अमावस्या का जन्म था। लेकिन आप देखिए कि बुध भी सूर्य के साथ विराजा हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है। भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, चूंकि मेष राशि का स्वामी मंगल दशम भाव में है, हालांकि 28 डिग्री का है, बूढ़ा हो गया है, लगभग अपनी अपनी जो उसमें बलाबल होता है वो बेहद कम है। इसके बाद देखिए पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में बैठा है, तो माता को कष्ट देकर पैदा हुआ होगा, या तो सीजेरियन हुआ होगा या उसके जन्म में बहुत कष्ट रहा होगा। पंचम भाव में शनि केतु के साथ विराजमान है, बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए ग्रहों की स्थितियां बहुत कमाल की बनी हुई। दशम भाव में मंगल जातक को सरकारी नौकरी की तरफ ले जाता है, शासकीय सेवा में ले जाएगा। उच्च का सूर्य है, लग्नेश उच्च का होकर बैठा है भाग्य स्थान में, तो बहुत भाग्यशाली होगा। अभी चूंकि राहु चल रहा है मेष राशि में, इस कारण से थोड़ा कष्ट है, लेकिन जब निकलेगा तो स्वतः ही ठीक होगा। पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस बालक का गणित यानी कैलकुलेशन पार्ट बहुत जबरदस्त होगा। सिंह लग्न का जातक है तो बहुत मेहनती, अभी तो बहुत चंचल होगा, लेकिन जैसे ही 12 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा उसमें एक गंभीरता आ जाएगी। थोड़ा सा सख्त यानी तीखा बोलने वाला होगा, बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होगा। तो बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है। महादशा की मैं बात कर लूं तो अभी शुक्र की महादशा में उसका जन्म हुआ है, जो कि 2040 तक चलेगी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बालक का भविष्य उज्जवल है। आप गणित विषय दिलाकर इसको आगे बढ़ाइए, जीवन में ये बहुत उन्नति अवश्य करेगा। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी संपर्क कर सकते हैं दर्शक, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करें। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीकर से, सौरभ। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। जी नमस्ते। जी नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने दोस्त के बेटे के बारे में जानना था। जी। उनका नाम मोक्षित है, टिंकू। मोक्षित जी। 11 नवंबर 2020 की उनकी पैदाइशी है। 11 नवंबर 2020 का जन्म है बच्चे का जी। 4:21 सुबह में सर उनका जन्म हुआ है। 4:21 सुबह का जन्म है जी। और स्थान? स्थान सर अजीतगढ़ सीकर में। जी। क्या अजीतगढ़ जानना सीकर चाहते का जन्म है सर उनका भविष्य के बारे में सर, आगे उनका क्या कैसा रहेगा। जी। पंडित जी, इस बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में इनका प्रश्न है। चलिए, आपने जो मेरे को डेट ऑफ बर्थ दी है वो कुछ इस प्रकार से 11 नवंबर 2020 सुबह 4:21 आपने सीकर का जन्म मेरे को बताया है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कन्या लग्न और सिंह राशि की जन्म कुंडली है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। देखिए लग्न में शुक्र बैठा है, जो कि भाग्य स्थान का स्वामी है, हालांकि नीच का है, कन्या राशि का शुक्र है, लेकिन शुक्र अपने आप में शुक्र होता है, जातक को बहुत उन्नति अवश्य देगा। क्योंकि द्वितीय भाव में तुला राशि का सूर्य बुध के साथ कंजक्शन में बैठा और बुध अस्त नहीं है, बहुत बड़ी बात है, विपरीत राजयोग बना हुआ है। यानी लग्न का स्वामी
द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठना बहुत ही श्रेष्ठ कर माना जाता है। इस बेटे की कुंडली के पंचम भाव में भी शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो कि इनको गणित विषय की तरफ आगे ले जाएंगे। एनालिटिकल कुंडली है। सप्तम भाव में मंगल है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। मांगलिक कुंडली है, दिक्कत होगी। चंचलता बहुत रहेगी, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में है। बहुत ज्यादा चंचल होगा, बहुत ज्यादा बात करने वाला बालक होगा, परंतु बहुत गंभीरता भी उसमें रहेगी। कुंडली बहुत शानदार है। इस कुंडली में केवल 2 ही उपाय आप कराइए। पितृदोष की शांति अवश्य कराइए, क्योंकि पितृदोष बना हुआ है। चंद्रमा, बालक अभी छोटा है, लेकिन गले में एक चांदी के चंद्रमा में मोती जड़वाकर अवश्य इसके गले में डलवाइए, ताकि सेहत अच्छी रहे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भी ये बालक बड़ा हो तो इसको ज्ञान दीजिए कि ये अपने जीवन में अपने मन मर्जी से शादी ना करे। जी पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। समय की बाध्यता है, इस वजह से हम बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, आज मेष राशि वाले जातकों की कुंडली बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर अभी भी तुला राशि में, और दिन भर चंद्रमा तुला राशि में बना रहेगा। तो आज आनंद का दिन है मेष राशि वाले जातकों की। आज जो भी काम करेंगे उसका भरपूर लाभ मिलेगा। सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से कर लें। प्रेम संबंधों और खासतौर से धन को लेकर आज का दिन बहुत अनुकूल है, तो आज इस दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन बहुत अनुकूल है। देखिए, सितारे बहुत शानदार हैं। 6ठे भाव का चंद्रमा आपके विरोधियों का विनाश करेगा, मन को प्रसन्न रखेगा, कामकाज बेहद शानदार बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आप जिससे भी जो काम कराना चाहेंगे आसानी से संपन्न होगा। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे करके ठीक होने जा रहा है, परंतु समय अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कारण 2 है, क्योंकि आपका राशि स्वामी इस समय कन्या राशि में वक्री और अस्त होकर पड़ा हुआ है, जिसके चलते आपके कोई भी काम सही प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई भी काम करें तो सलाह लेकर करें। मन उतना शांत नहीं है जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। नींद नहीं आ पा रही है, तो माँ कुष्मांडा की आप पूजा अर्चना करें, क्योंकि आपकी राशि की वो आराध्य देवी है। कोई भी काम सलाह लेकर करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों की स्थिति भी थोड़ी कमजोर है। देखिए, 4थे भाव में आपका राशि स्वामी यानी चंद्रमा बैठा है, लगातार परेशान कर रहा है। मन अप्रसन्न है, चिंता लगातार बनी हुई है, सुख में कमी आ रही है। लोग आपके कार्यों में उतनी मदद नहीं कर रहे जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं, पर चिंता ना करें। आज शाम से और कल सुबह से चंद्रमा वृश्चिक में जैसे ही प्रवेश करेगा, आपकी परिस्थिति स्वतः ही ठीक हो जाएगी। तो अपना पूरा ध्यान रखें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों के 3रे भाव यानी तुला राशि में चंद्रमा है, जिसके चलते यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सलाह यही है कि जितने भी काम हैं उनको शाम तक आप अवश्य कर लें। अगली राशि यानी कन्या राशि की हम बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है। देखिए, द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर यानी तुला राशि में आपको अनावश्यक घरेलू समस्याओं में उलझाकर बनाकर रखेगा। परेशान ना हो। आज शाम से चंद्रमा जैसे ही वृश्चिक में प्रवेश करेगा, सारी परेशानियां स्वतः ही ठीक होंगी। तो दिन भर थोड़ा धैर्य और शांति से अवश्य बिता कर रखें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो तुला राशि है। क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा का गोचर है, जिसके चलते आप पूरे दिन भर आत्मविश्वास से सराबोर रहेंगे, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज बढ़िया रहेगा। सलाह यही है कि जितने भी आवश्यक काम है शाम तक कर ले, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में बने हुए हैं। अगली राशि यानी वृश्चिक की हम चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि वाले थोड़े से तनाव में हैं। देखिए, चंद्रमा 12वें भाव में मन को अशांत रखेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, बिना बात के आप झगड़ते रहेंगे, और कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलने के चलते थोड़े परेशान रहेंगे। चिंता बिल्कुल भी ना करें। शाम को चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिसके चलते आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और आने वाले 2 दिन बेहद शानदार है। अगली राशि यानी धनु की चर्चा करते हैं। देखिए, एकादश भाव में चंद्रमा आज दिन भर आपकी मदद करता रहेगा, कामकाज बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा। सलाह यही है कि चंद्रमा की सहायता के चलते जरूरी काम शाम तक अवश्य कर ले, क्योंकि आने वाले 2 दिन खासतौर से 2.5 दिन बेहद कमजोर हैं। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि मकर राशि है। 10म भाव में चंद्रमा और भाग्य स्थान में बुध और शुक्र का गोचर बेहद शानदार है।
मन प्रसन्न रहेगा, यात्रा शुभ और लाभकारी रहेगी, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी। दिन बेहद शानदार है, इसका लाभ उठा लीजिए। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है। चंद्रमा भाग्यस्थान में है, कल दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिसके चलते कामकाज में आ रहे अवरोध दूर होंगे, मन प्रसन्न बना रहेगा, सारी स्थितियां बेहतर होंगी। इसलिए जरूरी काम आज की बजाय कल से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम राशि यानी मीन की चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है, कामकाज ठीक नहीं रहेंगे, मन अप्रसन्न रहेगा, सेहत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, पर चिंता बिल्कुल भी ना करें, कल से समय स्वतः ही ठीक होगा। तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करके अपने दिन को बेहतर बनाएं। जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।